डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पद जिसकी घात 2 हो के समानुपाती होता है। Rate of the reaction is directly proportional to the concentration term of reactant whose power is raised to 2। तो अगर इसके अंदर घात 2 हुई या पावर 2 हुई तो हम ये कहेंगे कि वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसके अंदर भी दो केस हो सकते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 का तात्पर्य यह है कि जब अभिक्रिया के अंदर अगर एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता हो, एक ही अभिकारक भाग लेता हो, तो उस स्थिति के अंदर जो अभिक्रिया की कोटि है उस अभिकारक के सापेक्ष में 2 हो तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर दो अभिकारक भाग ले रहे हों, लेकिन अगर उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं अगर सिमिलर है, उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर सेम है, तो उस स्थिति के अंदर भी हम ये कहते हैं कि अगर प्रत्येक और साथ में प्रत्येक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर अगर एक हो तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी हम ये कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। केस 2 वो है जब दो अभिकारक भाग ले रहे हों, लेकिन उन दोनों ही अभिकारकों की इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम ना हो, अलग अलग कंसंट्रेशन के हों, तो यानी कि उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं जो है वो भिन्न हो, तो और जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट वो अगर एक के बराबर, प्रत्येक के रेस्पेक्ट में अगर एक के बराबर है, तो उस स्थिति के अंदर भी n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 होगा। केस 1 का तात्पर्य हमने जो देखा वो ये है कि when only one reactant participate and the order with respect to that reactant is 2, कि केवल एक ही अभिकारक अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहा है और अभिक्रिया वेग जो है उस पर्टिकुलर अभिकारक की सांद्रता पद के समानुपाती है और इस सांद्रता पद की जो पावर है वो 2 के बराबर है। दूसरा प्रकार केस 1 के अंदर यह है कि जब दो अभिकारक भाग ले रहे हों और उनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं जो है वो समान है और प्रत्येक के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज 1, कि जो प्रत्येक के रेस्पेक्ट में, प्रत्येक के संदर्भ में जो अभिक्रिया की कोटि है वो एक एक हो, तो उस स्थिति के अंदर भी n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि यह 2 के बराबर हो जाएगा। अब हम केस 1 के लिए समाकलित वेग समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। केस 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने रिएक्शन स्कीम बनाई है। यहाँ पर अभिकारक A है जो अभिकारक जो उत्पाद का P बना रहा है। A रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट P। अब अगर इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि T इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो सांद्रता है वो अगर A के बराबर है, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रोडक्ट P है उसकी सांद्रता T इज इक्वल टू 0 पर 0 होगी। T इज इक्वल टू टी टाइम पर यदि इसके x मोल अभिकारक के अभिक्रिया कर x मोल प्रोडक्ट की बना देते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगी वो होगी A माइनस एक्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी x। So here initial concentration of reactant A is A and that time T is equal to 0, the concentration of product is assumed to be 0, and after T time x mole of A react together to give x mole of product, then the rate of the reaction may be expressed either in terms of reactant or in terms of product। हम इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक या उत्पाद के रेस्पेक्ट में, उत्पाद के संदर्भ में दे सकते हैं। जब हम अभिकारक के रेस्पेक्ट में अगर इसको अभिक्रिया के वेग को देते हैं तो हमें माइनस साइन लगाना होता है। A माइनस एक्स टी टाइम पर इसकी सांद्रता है, इसलिए डी ए माइनस एक्स बाई डी टी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स टू द पावर 2। इसकी पावर जो है वो 2 के समानुपाती होगा वेग। अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देते हैं तो हम लिखेंगे dx बाई dt, और क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर फैक्टर आ गया, सो इसको अगर हम हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। सो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं k2 से, k2 a माइनस एक्स पावर इसकी 2 हो गई। सो नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन is also valid for such reactions which involve two reactants with equal initial concentration। अगर
कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसके अंदर दो अभिकारक भाग ले रहे हो और दोनों की अगर इनिशियल कंसंट्रेशन समान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेग समीकरण है उस अभिक्रिया के लिए भी दिया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिखते हैं तो A अगर रिएक्टेंट A के अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इसी प्रकार हम B लेते हैं रिएक्टेंट B के लिए, तो और A और B की जो वैल्यू है उसको हम सेम कर देंगे तो उस स्थिति के अंदर भी हम ये वाली अभिक्रिया ये इक्वेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को रीअरेंज कर देते हैं। dx by a minus x स्क्वायर इज इक्वल टू k2 इंटू डी टी। k2 जैसा कि आप यहाँ पर जानते हैं कि k2 इज सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, या इसको हम वेग नियतांक भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो k2 है वो सिर्फ ताप के ऊपर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। अब हम चूंकि हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने एक साइड में कर लिया है और टी जो समय है उसको हमने राइट हैंड साइड के अंदर कर दिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद इन द लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x एंड t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर हमने इसकी लिमिट लगाई है रिएक्शन स्कीम के अकॉर्डिंगली। x इज इक्वल टू 0 होगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है x इज इक्वल टू x होगी। इसी प्रकार टाइम के लिए t इज इक्वल टू 0 होगी और t इज इक्वल टू t होगी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx बाय a माइनस एक्स स्क्वायर का जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा 1 बाय a माइनस एक्स। t का dt का जैसा जानते हैं कि t आएगा, सो k2t, k2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा एज इट इज, प्लस c। यहाँ पर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट व्हिच मे बी इवैल्यूएटेड बाय मींस ऑफ अप्लाइंग लोअर लिमिट टू इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर c एक समाकलन स्थिरांक है जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 में जो न्यूनतम सीमा है उसको अप्लाई करके उसको लागू कर इसका मान जो है निर्धारित कर सकते हैं। न्यूनतम सीमा यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। सो x की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 0 और t की जगह भी हम रख देंगे 0, तो k2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस c, और ये 1 बाय a माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाय a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 1 बाय a। Now substituting the value of c from equation number 5 into equation number 4, जो c का मान है वो समीकरण 5 के द्वारा समीकरण 4 के अंदर जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो वहां पर समीकरण 4 में था 1 बाय a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस c, तो c की जगह हमने वैल्यू रख दी है 1 बाय a। 1 बाय a को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, सो माइनस 1 बाय a इज इक्वल टू k2t। अगर हम इस टर्म का एलसीएम ले लेते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हमने t आगे लिख दिया है 1 बाई टी और इसका हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम जब हम लेते हैं तो ये आएगा a इंटू ए माइनस एक्स। जब a इंटू ए माइनस एक्स आएगा तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो a आएगा माइनस a माइनस एक्स, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ यहाँ पर x रह जाएगा। सो k2 इज इक्वल टू 1 बाय टी x डिवाइडेड बाय a इंटू ए माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन नंबर 8 है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जब केवल एक ही अभिकारक भाग ले या दो अभिकारक जिनकी प्रारंभिक सांद्रताएं सेम हो वो भाग लें, उस समय पर इक्वेशन नंबर 8 जो है दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सच रिएक्शंस।